डेनमार्क में पिछले 53 साल से जो वहां की मलिका थी माइग्रेट, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और अपने बेटे फेडरिक को वो पद सौंप दिया है। उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और क्या लाल सागर की घटना से उसका कोई लेना देना है? इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों परेशान हैं यूरोपीय यूनियन के चुनाव को लेकर और क्यों कह रहे हैं कि भविष्य के लिए और लोकतंत्र के लिए यूरोपीय यूनियन का 2024 में होने वाला चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है? अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जो कभी यूरोपीय यूनियन में आ जाता है, कभी बाहर चला जाता है, उसका इसी को लेकर झगड़ा चलता रहता है। खैर, वो आजकल वेनेजुएला से क्यों भिड़ रहा है सर? वेनेजुएला भी इजराइल की दरिंदगी पर, उसके जनसंहार पर, नरसंहार पर सवाल खड़े किए हैं। कहीं इस बात से तो गुस्से में नहीं है ब्रिटेन, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, जैसा कि आपने अभी बता भी दिया, कि अमेरिका ये कह रहा है कि अभी भी वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहता और हुतियों से कह रहा है कि वो हमले ना करें। और इसी बीच एक खबर और मिलती है कि जो 2 युद्धपोत अमेरिका ने लाकर इस इलाके में खड़े कर दिए थे, उसमें से एक को अमेरिका हटा रहा है। तो क्या वो संदेश दे रहा है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूं? लेकिन अमेरिका युद्ध इसलिए भी शायद नहीं चाहता है, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जो है खुलकर, जो इन्होंने प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ग्रुप बनाया है, उसमें आना नहीं चाहते हैं। वो भी एक वजह होता है, हो सकता है क्या? धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यह सच है कि अमेरिका ने हुतियों की 3 नौकाओं को डुबो दिया है, 10 हुतियों को मौत के घाट उतार डाला है और 2 हुतियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद हुतियों ने भी जवाबी कार्रवाई करने की बात कर दी है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हुती हमला ना करें और इस इलाके में शांति बनाए रखें, जिसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक तरफ तो मार भी रहे हो और दूसरी तरफ शांति की भी बात कर रहे हो। लोग वैसे इस बात का मतलब ये निकाल रहे हैं कि अमेरिका अभी भी सीधे तौर पर इस इलाके के अंदर जंग में नहीं आना चाहता है। सवाल यहां पे ये भी पैदा होता है कि आखिर अमेरिका जंग में क्यों नहीं आना चाहता है? इसके अलावा और भी बहुत कुछ घटा है। ब्रिटेन अमेरिका की मदद के लिए लाल सागर की ओर रवाना हो गया है। डेनमार्क, जिसके जहाज पे हमला किया गया था, वहां पे एक सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है, उसके चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर भी चिंता जताई जाने लगी है। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और आप लोग अब उनको खूब पसंद भी करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। हुतियों के साथ क्या हुआ है लाल सागर में, इस पे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हुतियों ने जो हमला किया था वो डेनमार्क के जहाज पर किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने वहां 10 फौजियों को, जो हुतियों के फौजी हैं, लड़ाके जो भी आप कह सकते हैं, उनको मार डाला है, 2 को घायल कर दिया है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है डेनमार्क में। डेनमार्क में पिछले 53 साल से जो वहां की मलिका थी माइग्रेट, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और अपने बेटे फेडरिक को वो पद सौंप दिया है। उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और क्या लाल सागर की घटना से उसका कोई लेना देना है? लाल सागर की घटना से लेना देना मुझे नहीं लगता, यह संयोग ही है और वह काफी वृद्ध हो भी चुकी थी, 80 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है और इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि यह सही समय है, नया साल भी आया है, 14 तारीख कुछ खास दिन होगा उन लोगों के लिए, इसलिए 14 जनवरी को उन्होंने अपनी सत्ता यानी जो राजतंत्र है उस मुकुट जो है वह अपने बेटे को देना चाह रही है। वैसे एक लाइन में यह भी जोड़ूं कि अंग्रेजों ने, जो वहां की महारानी थी अब तो नहीं रही, अब वहां के राजा हैं, वहां के मोनार्की के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी हुई है, ऑनलाइन भी है, ग्राउंड पे भी है। वह चाहते हैं कि यह मोनार्की प्रथा भले ही दिखावे के लिए हो, इसका खात्मा जरूरी है। जी, तो क्या लगता है वहां पे लोकतंत्र आ जाएगा? लोकतंत्र, जहां तक पूंजीवादी लोकतंत्र है वह है, यानी एक इंसान को एक वोट देने का अधिकार है, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र केवल पूंजीवादी सत्ता के लिए है, ना कि जनता के लिए है। और यह जब तक पूंजीवाद को ध्वस्त कर हम समाजवाद नहीं लाएंगे, यह जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र नहीं होगा। जी, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों परेशान हैं यूरोपीय यूनियन के चुनाव को लेकर और क्यों कह रहे हैं कि भविष्य के लिए और लोकतंत्र के लिए यूरोपीय यूनियन का 2024 में होने वाला चुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है?
चुनाव महत्वपूर्ण होगा, कई कारणों से है। जहां तक मैक्रों की बात है, वह 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस बार 2024 में पूरे यूरोप में जो चुनाव होगा, उसमें देखने वाली बात है। कुछ चुनाव हुए भी हैं, जैसे स्लाविया में, और वहां वामपंथी दल सत्ता में आई है और उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के साथ नहीं है, नेटो के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ना ही यूक्रेन के साथ है, बल्कि वह उनका संबंध रशिया के साथ मजबूत होगा। और जिस ढंग से पूरे यूरोप की जनता वहां लाखों में प्रदर्शन कर रही है और उनको इसका एहसास है कि जो भी उनकी स्वतंत्रता थी यूरोपियन यूनियन बनने के बाद से, इस युद्ध के कारण वह पूरी की पूरी अमेरिका के गिरफ्त में चले गए हैं, अमेरिका की चापलूसी में चले गए हैं, उनके वो गुलाम से बन गए हैं और इसकी छटपटाहट वहां नजर आती है। इसके साथ साथ यूरोप की जनता कहें तो उनके खरीदने की क्षमता घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी बढ़ रहा है। इसलिए इस बार का चुनाव जो 2024 में होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और पुराने तंत्र जितने भी उनके ध्वस्त होने की काफी संभावना है। पुराने जितने भी तंत्र हैं उनके काफी ध्वस्त होने की संभावना है और अमेरिका से छुटकारा पाने की छटपटाहट भी यूरोपीय यूनियन में नजर आ रही है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जो कभी यूरोपीय यूनियन में आ जाता है, कभी बाहर चला जाता है, उसका इसी को लेकर झगड़ा चलता रहता है। खैर, वो आजकल वेनेजुएला से क्यों भिड़ रहा है सर? यूक्रेन का इंग्लैंड का यानी यूके का इतिहास देखें तो अभी भी उसकी बैगेज है साम्राज्यवादी नीति की। और जहां तक वॉर मॉन्गरिंग की बात है, चुपचाप ही सही, लेकिन वह अमेरिका और इजराइल से कहीं पीछे नहीं है। यूक्रेन में भी जो युद्ध हुआ, वह युद्ध होने के बाद एक समझौता हो चुका था और संभवतः युद्ध बंद हो जाता, लेकिन उसी समय बोरिस जॉनसन पहुंच गए और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि नहीं नहीं, युद्ध रोकने की जरूरत नहीं, युद्ध करो। और आगे आज स्थिति नजर आ रही है। और जहां तक लैटिन अमेरिका में है, पुराने समय के उनको याद है, फॉकलैंड आइलैंड में भी थाचर के समय में उन्होंने युद्ध करके संघर्ष करके अर्जेंटीना को हराया था। और आज उनकी कोशिश है कि वेनेजुएला जिससे सटा हुआ जो क्षेत्र है, एस्क्विबा कहते हैं संभवतः, जो वास्तव में अभी तक कहते हैं कि हिस्सा है वह गयाना का, लेकिन कई समय से उस पर दोनों का मतभेद चल रहा है, दोनों उस पर दावा ठोकते हैं। और एस्क्विबा में एक बहुत बड़े तेल का भंडार का पता चला है और उसके बाद वेनेजुएला ने उस पर दावा ठोक दिया। उसने धमकी भी दी थी, हालांकि दोनों देश के राष्ट्रपति के बीच में एक समझौता हुआ कि वह युद्ध नहीं करेंगे, तो क्योंकि युद्ध के कारण बाहर की भी ताकतें आ जाएंगी। इंग्लैंड इसको मौका नहीं गंवाना चाहता, इस मौका को, और चाहता है कि युद्ध हो। अमेरिका जबकि खामोश है इस पे, वह देख रहा है कि किस तरह से स्थितियां बदल रही है, लेकिन यूके चाहता है कि वहां युद्ध हो। और जो सत्ता, जैसे अर्जेंटीना में भी बदलाव आया है जो कि पूर्णतः प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली तक भी हो चुका है। और बहुत समय से आप देखें, अंतिम उसका जो हिस्सा है, बहुत समय से देखें तो इंग्लैंड चूंकि किसी युद्ध में भाग नहीं लिया है, प्रत्यक्ष ना से अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसके जो वॉर मशीनरी है वो बेचैन हो रहे हैं कि केवल अमेरिका ही क्यों, हम भी बेचेंगे। और इसलिए वो वह चाहते हैं कि हो। जी, लेकिन इसमें एक चीज अगर आप बता पाए, क्लियर कर पाए, क्योंकि वेनेजुएला ने भी इजराइल की दरिंदगी पर, उसके जनसंहार पर, नरसंहार पर सवाल खड़े किए हैं। कहीं इस बात से तो गुस्से में नहीं है ब्रिटेन? वह तो है ही है, वह तो निश्चित रूप से है। वेनेजुएला, ब्राजील भी और बोलीविया, ये कई ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं रखते, अमेरिकी साम्राज्यवाद का हर तरह से विरोध करते हैं। हालांकि वो लोग कम्युनिस्ट नहीं है, उन्होंने पूंजीवाद को नहीं अपने यहाँ खत्म किया है, बल्कि उसको रहने दिया है। इसके बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग हमारे खिलाफ आवाज तेज करें और चीन रूस के करीब जाए। और इजराइल तो निश्चित रूप से उसमें आ ही गया है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बड़े खुलेआम रूप से कहा है कि जो जनसंहार हो रहा है फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में, वो उसके पूर्णतः खिलाफ है। जी हाँ। अब बात करते हैं लाल सागर में हुई कल की घटना को लेकर। कल खबर आई कि हूतियों ने डेनमार्क के एक जहाज पर हमला किया, उस हमले को विफल कर दिया गया। लेकिन आज सुबह पता चला कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर ने जो है 3 नौकाओं को डुबो दिया है, 10 हूतियों को मार डाला है, 2 हूतियों को घायल कर दिया है। क्या पूरी जानकारी आपको मिल पाई है? जानकारी अभी तक यही है, जहां आपने कहा उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ दूं कि यह स्वीडन की
मर्चेंट नेवी उन्होंने कहा कि हम फिर से शुरू करेंगे। अमेरिका ने उसको सुरक्षा का पूरा गारंटी दिया था। उसका नाम है मायस्क कहते हैं। इन्होंने बड़ी अपनी ताकत लगाई और चले। इस पे हूतियों ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। 2 मिसाइल तो अमेरिकी शिप ने उसको इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर दिया। एक ने हिट किया, हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन उसमें काफी अच्छा खासा डैमेज हुआ। इन्होंने एसओएस या मेडे का आह्वान किया, मांगा कि भाई ये इमरजेंसी हो गई, और अमेरिकी 2 जहाज, एक आइजनहुअर और दूसरा एक और है, उससे 2 हेलीकॉप्टर है। इन लोगों ने यह स्पष्ट रूप से इन लोगों ने पहले हूती जो नाव थे उनको वार्निंग दी, आवाज से भी ऊपर से शोर मचाया, दूसरे मचाया। हूतियों ने वार्निंग को नहीं सुना और इन्होंने नीचे से स्मॉल आर्म्स जो भी थे इनके पास उससे फायर किया हेलीकॉप्टर पे। उसके बाद कहते हैं कि आत्मरक्षा में इन्होंने किया अमेरिकी ने। उसके बाद से इन्होंने इस पे गोले बरसाए, मारे, जिसमें 3, जैसा आपने कहा कि वो डुबो दिए, 10 हुतीज मारे गए, 1 भाग लिए, 1 घायल हुआ। जो भी हुआ, अमेरिका अभी भी खुलेआम रूप से नहीं कह रहा है कि वह आक्रमण कर रहा है। अमेरिका अभी भी एक अपोलॉजिस्ट रास्ता ले रहा है कि हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, हमने आश्वासन दिया था, तुमने उस जहाज पे आक्रमण कर दिया इसलिए हमें आना पड़ा, और हमारे हेलीकॉप्टर पर तुमने आक्रमण किया इसलिए हमें तुम्हें मारना पड़ा। अभी भी अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध वहां हो और उसमें शामिल हो, क्योंकि अमेरिका अभी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। मुख्य रूप से ये वहां का मुद्दा है, जबकि हूतियों ने 20,000 एक्स्ट्रा इन लोगों ने वॉलंटियर्स को जो बनाया, अब पूरे यमन में इन्होंने आह्वान किया है कि जो भी आना चाहे, एक जनरल मोबिलाइजेशन की शुरुआत कर दी है। जी चलिए, ये लोग अपना जुटा रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और अमेरिका को जवाब देने की बातें कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, जैसा कि आपने अभी बता भी दिया, कि अमेरिका ये कह रहा है कि अभी भी वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहता और हूतियों से कह रहा है कि वो हमले ना करें। और इसी बीच एक खबर और मिलती है कि जो 2 युद्धपोत अमेरिका ने लाकर इस इलाके में खड़े कर दिए थे, उसमें से एक को अमेरिका हटा रहा है। तो क्या वो संदेश दे रहा है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूं? संदेश तो दे ही रहा है। ऐसी भी खबर है कि अमेरिका ने कई मिडिल ईस्ट के देशों से बात की, और यहां तक कि बहरीन तो खैर इन्हीं का पार्ट है, जहां की अमेरिकी युद्धपोत भी है, और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां गए। वहां से उन्होंने बताया, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, और उनका फ्लीट का जो लीडर है कूपर, क्या रैंक है मुझे नहीं पता, लेफ्टिनेंट जनरल इसके इक्विवेलेंट जो भी हो, या ब्रिगेडियर हो इसके इक्विवेलेंट हो, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जितने भी हैं डिप्लोमेटिक तरीके से इसको करें। उनकी कोशिश है कि उनकी इज्जत बची रहे। लेकिन अब युद्ध होगा ना होगा, यह केवल हूतियों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इजराइल पे, जैसा आपने इसकी पहले भी चर्चा की है। इंग्लैंड का भी युद्धपोत वहां पहुंच चुका है, डेनमार्क का तो भी पहुंचा हुआ है। लेकिन अमेरिका कहीं से भी नहीं चाहता कि वो सीधे के सीधे युद्ध में आए। एक लाइन में और बता दूं, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि जितने भी पैलेस्टीन फैक्शंस हैं वो यूनाइट हो जाए और एक साथ युद्ध करें। जी चलिए, वो तो कह रहे हैं कि तमाम के तमाम लोग यूनाइट हो जाएं और एक साथ युद्ध करें, लेकिन अमेरिका युद्ध इसलिए भी शायद नहीं चाहता है, ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जो है खुलकर, जो इन्होंने प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ग्रुप बनाया है, उसमें आना नहीं चाहते हैं। वो भी एक वजह होता है, हो सकता है क्या? बिल्कुल वजह है। प्रॉस्पेरिटी गार्जियन कितना भी अमेरिका ने जोर लगाया, वह सफल नहीं हुआ। ठीक है, यूके तो हर जगह युद्ध चाहता है, इसलिए यूके इसमें आएगा, वो कोशिश करेगा कि युद्ध बढ़े, और ना भी होगा तो जबरदस्ती मिसाइल यमन पर दाग भी सकता है, इसकी संभावना बनती है। लेकिन बाकी सब देश, यहां तक कि मिडिल ईस्ट की भी देश, एक बहरीन और 1-2 और छोड़ दे, तो इनकी जो ढुलमुलपन नीति है, सऊदी अरेबिया का आपने नाम लिया, यूएई का लिया, और मिस्र भी संभवतः नहीं चाहता है कि युद्ध बढ़े। हालांकि वह चाहता है कि रेड सी की जो लाइन है वह चालू रहे, लेकिन वह लोग युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और इजराइल जितने भी कोशिश कर ले, उसकी जो भी प्रपंच था वो खुलेआम हो चुका है, वह नहीं चाहता है कि युद्ध हो। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत सारे कारण हैं। सवाल लेकिन अब हूतियों के पाले में गेंद चली गई, ये उठाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि अब जंग होगी कि नहीं होगी, ये हूतियों पर
निर्भर करेगा, क्योंकि हूतियों ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं, बयान जारी किया है कि लाल सागर में अमेरिका ने जो किया है उसका जवाब दिया जाएगा। अब उसका जवाब के तौर पे खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि किस जहाज पर अगला निशाना किया जाएगा, टारगेट बनाया जाएगा। आपने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत बेहतर ढंग से तमाम चीजों को समझाया। फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और मेरे तरफ से सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी।